फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए एक और दमदार वीडियो लेके आ चुके हैं। जी हाँ, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में प्रकाश का परिवर्तन पाठ से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको आपकी तैयारी का आकलन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, तो आप लोग सारे क्वेश्चन के उत्तर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है। केवल समतल है, केवल अवतल है, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल है। जल्दी से आप लोग उत्तर कमेंट करिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको या तो समतल अथवा उत्तल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। किस में गमन करती हैं? तो सीधी रेखा में गमन करती हैं। चलिए तीसरा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। एक, दो, तीन या फिर चार, आपको बता देना है जल्दी से। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। और नियम को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे बढ़िए, सारे बच्चे उत्तर जरूर कमेंट करिएगा, इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग उत्तर कमेंट करिए। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। चलिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़िए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी आप लोग उत्तर कमेंट करिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। आगे बढ़िए, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो अभिसारी क्या हो जाएगा आपका? अभिसारी हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप तैयार करिएगा। आगे बढ़िए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग दोबारा रिपीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी समतल द्वारा आवर्धन होता है +1 -1 शून्य, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती? अनंत होती। क्या होती है? अनंत होती है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो वक्रता केंद्र पर, ठीक है। आगे बढ़िए, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हासिल हासित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीधा एवं हासित, ठीक है। दर्पण सूत्र है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एग्जाम में कई बार आ चुका है आपका। दर्पण सूत्र है, तो यहाँ पे आपको बताना है दर्पण सूत्र। जल्दी बताइए।
तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण है, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताइए, कमेंट करिए उत्तर। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग उत्तर कमेंट करिए। तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का, ठीक है। आगे बढ़िए। तो नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है तुलनात्मक, ठीक है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस धनात्मक होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, समतल, उत्तल, अवतल या फिर सभी। तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी उल्टा। तो हो जाएगा आपका वास्तविक और उल्टा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा करता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण किसका करता है, अवतल दर्पण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक प्रयोग से अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, तो सी, ए और बी दोनों हो जाएगा आपका, ठीक है ना। गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोली दर्पण का द्वाराक। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आप ये वाला सूत्र लगा दें, ठीक है ना, एफ बराबर आर बटा 2, ठीक है। तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हजामत के लिए किस दर्पण प्रयोग होता है, अवतल, उत्तल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल, अवतल दर्पण सॉरी, है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो सीधा। गोली दर्पण के फोकस फोकसांतर एवं चक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो एफ बराबर 2f है ना, ये आप सुधार लेंगे। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो आर बराबर 2f हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब याद रखेंगे, अवतल की ऋणात्मक होती है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो इनमें से सभी से, ठीक है। इस तरीके से इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले चैप्टर में और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है।